जरा सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसा टेक जायंट जो पूरी दुनिया पर राज करता था और फिर अचानक वो खत्म होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। जी हाँ, ये कहानी है आईबीएम की। एक ऐसी कहानी जिसमें 90s के दौर में इस कंपनी ने ना सिर्फ खुद को डूबने से बचाया बल्कि अपनी पूरी पहचान ही बदल डाली। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बयान से जिससे ना सच में सबको हिलाकर रख दिया था। साल था 1992 और आईबीएम के सीईओ जॉन एकर्स ने खुद ये बात मान ली कि लोगों को अंदाजा तक नहीं है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। सोचिए, जब कंपनी का टॉप बॉस ही ये कह दे तो उसकी नींव तो हिलेगी ही। और मुसीबत कितनी बड़ी थी? -$16 बिलियन। जी हाँ, 16 अरब डॉलर का घाटा, वो भी सिर्फ 2 सालों के अंदर। एक ऐसी कंपनी के लिए जो कभी टेक्नोलॉजी की दुनिया की बेताज बादशाह मानी जाती थी, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था सच में। तो इस पूरी कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर कैसे इंडस्ट्री का ये टाइटन गिरने की कगार पर पहुंचा और फिर कैसे उसे खुद को नए सिरे से गढ़ना पड़ा। ये एक जबरदस्त लड़ाई थी। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सवाल ये है कि दुनिया की सबसे एडमायर्ड कंपनी आखिर अपना रास्ता भटकी कैसे? देखिए, आईबीएम के गिरने की कहानी समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि वो किस बुलंदी पर थी। 60s के दशक में आईबीएम का सिस्टम/360 मेन फ्रेम, मतलब उसका तो एक छत्र राज था। लेकिन फिर आया 80s का दशक और साथ में आया पीसी। अब मजे की बात यह है कि आईबीएम ने ही ये पीसी बनाया था, लेकिन वो अपनी मेन फ्रेम वाली सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसे इस पीसी की क्रांति का अंदाजा ही नहीं लगा। असल में कंपनी अपनी ही कामयाबी के घमंड में चूर थी। एक कहावत थी, नोबडी एवर गॉट फायर्ड फॉर बाइंग आईबीएम। मतलब आईबीएम खरीदना सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता था। लेकिन इसी वजह से कंपनी को बाजार के बदलते रंग ढंग दिखाई ही नहीं दिए। वो अपने कस्टमर्स से पूरी तरह कट चुकी थी। और सिर्फ बाहर ही नहीं, कंपनी के अंदर का हाल तो और भी बुरा था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 20 अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स, 5,000 हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, 128 अलग-अलग सीआईओज। मतलब कंपनी इतनी ज्यादा बटी हुई थी कि अलग-अलग टीमें बाजार से लड़ने के बजाय एक दूसरे से ही लड़ने में अपनी सारी एनर्जी लगा देती थी। अब देखिए, 1993 तक आते आते कंपनी के बोर्ड ने भी सच कहें तो हार मान ली थी। उन्होंने लू गर्सनर नाम के एक आउटसाइडर को सीईओ बनाया। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका काम आईबीएम को बचाना नहीं था, बल्कि उसके टुकड़े करके उसे बेचना था। लेकिन गर्सनर ने एक ऐसा काम किया जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने जाकर कस्टमर्स की बात सुनी। और पता है कस्टमर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आप लोगों में जो एक खास बात है जो कोई और नहीं कर सकता, वो है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके हमें सॉल्यूशंस देना। और बस यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। गर्सनर ने कंपनी को तोड़ने बेचने का प्लान पूरी तरह से छोड़ दिया और एक नए विजन के साथ कंपनी को एकजुट करने की जंग में उतर पड़े। वन आईबीएम। अब आगे देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, कंपनी को बचाने का मतलब था बड़े और कड़े फैसले लेना। ये बदलाव बहुत दर्दनाक थे, लेकिन इनके बिना कंपनी का बचना नामुमकिन था। तो गार्सनर की स्ट्रैटेजी के 4 मेन पिलर्स थे। पहला, पूरी कंपनी को वन आईबीएम की तरह बाजार में उतारना। दूसरा, खर्चों पर बेरहमी से लगाम लगाना। करीब $7 बिलियन की कटौती की गई। तीसरा, पूरी दुनिया में कंपनी को फिर से ऑर्गेनाइज करना, सारे पुराने साइलोज तोड़ना। और चौथा और सबसे जरूरी, कंपनी के कल्चर को अंदर से बदलना। और इस री इंजीनियरिंग का नतीजा कमाल का था। नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस से ही देखिए, डेवलपमेंट का खर्चा 50% कम हो गया, लगने वाला टाइम 67% घट गया और सालाना लागत में $1.6 बिलियन की सीधी बचत हुई। मतलब असर साफ दिख रहा था। फिर साल 1995 में गर्सनर ने कंपनी को एक नया और बहुत ही पावरफुल विजन दिया, ई बिजनेस। उन्होंने कहा कि असली इंटरनेट क्रांति बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में होगी और ये लोगो ई बिजनेस इंटरनेट के भविष्य पर आईबीएम के इस बहुत बड़े दाव का सिंबल बन गया। तो 1999 तक आईबीएम स्टेबल तो हो चुकी थी, लेकिन वो इंडस्ट्री की ग्रोथ से पिछड़ रही थी। अब एक नई चुनौती सामने थी। देखिए, सिर्फ जिंदा रहना और एक महान कंपनी होना दो अलग-अलग बातें हैं। तो जब इसकी वजह जानने के लिए एक इंटरनल स्टडी हुई, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। पता चला कि जिस एग्जीक्यूशन पर फोकस ने कंपनी को बचाया था,
अब वही चीज नए बिजनेस को शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? इसका जवाब था ईबो, यानी इमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये असल में कंपनी के अंदर ही एक नया इंजन था, एक तरह का इंक्यूबेटर, जिससे खास तौर पर नए और प्रॉमिसिंग आइडियाज को पहचानने, उन्हें पोसने और फिर उन्हें $1 बिलियन बिजनेस में बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये ईबीओ मॉडल जबरदस्त कामयाब रहा। इसने बहुत जल्दी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में 2 पॉइंट्स और जोड़ दिए। लाइफ साइंसेज हो, डिजिटल मीडिया हो या फिर लिनक्स, इन सब में आईबीएम ने अरबों डॉलर के नए बिजनेस खड़े कर दिए। तो आखिर में जब 2002 में ल्यू गर्स्टनर ने सैम पाल्मिसानो को कमान सौंपी, तो वो सिर्फ एक बचाई हुई कंपनी नहीं सौंप रहे थे, वो एक ऐसी कंपनी सौंप रहे थे जिसे उन्होंने पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। पाल्मिसानो को एक ऐसी कंपनी विरासत में मिली जिसने अपना मिशन फिर से खोज लिया था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, अब हमारा फोकस वापस आ गया है। आईबीएम एक इनोवेटर है। मतलब अब मिशन था इनोवेशन करना और अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसी वैल्यू बनाना जो उन्हें कहीं और मिल ही नहीं सकती थी। तो आईबीएम की ये कहानी हमें संकट और फिर से उठ खड़े होने की एक बहुत ही पावरफुल सीख देती है। ये एक ऐसा सवाल भी खड़ा करती है जिसका जवाब हर ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना पड़ता है। आज के काम को अच्छे से करने और कल के लिए इनोवेशन करने के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए।